हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का मामला हल हो गया। ये तनाज़ा था क्या, तनाज़ा बनाया किसने था और मसला हल कैसे हुआ, तफसील से आपको बताएंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरे नंबर पर हम आपको दो नौउमर नौजवान लड़कियों की कहानी सुनाएंगे जो बड़ी ही तकलीफ़ दे है। और मैं तो कहता हूँ कि जो कमज़ोर दिल लोग हैं, जो बहनों के भाई हैं, जो बेटियों के वालदैन हैं, ये कहानी सुनते वक्त वो अपने दिल पे ज़रूर हाथ रखें। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं? आज लगता है बहुत ठंड लग रही है आपको। फ़खर, ठंड है इस्लामाबाद में, तो ठंड है, आपको पता ही है। अच्छा, मुझे नहीं लग इस्लामाबाद रही। में है क्या? तो आप सुनाएं, क्या खैर खबरें क्या हैं? शाह जी, खैर खबरें तो आज मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते से जिस हिजानी कैफियत में था, पता नहीं लोगों ने झगड़े और दराड़ें और सब कुछ करा दिया, तनाज़ात सिविल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट में तनाज़ा शुरू हो गया है। वो तनाज़ा जो है ना वो हल हो गया है। तो सबसे बड़ी खबर तो आज ये है। ज़रा मुझे इसके हवाले से पहले आप बताएं। फ़खर, आपको याद होगा हमने 2-3 दिन पहले यही बात की थी कि ये जो तनाज़ा बताया जा रहा है ये तनाज़ा है नहीं है। और बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि जी ये तो बहुत बड़ा तनाज़ा है। तो मैं यहाँ पे हमने कहा, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि ये तनाज़ा नहीं है। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। वो बुनियादी वजह ये है कि इस सारे मामले में कहा यह गया कि जी मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खड़े हो गए। यही एक इम्प्रेशन ये दिया गया ना। और मियां नवाज शरीफ खड़े हो गए, इसका मतलब शहबाज शरीफ भी खड़े हो गए हैं। पहली बात तो ये, शहबाज शरीफ मिलिट्री के मामलात पर अपने भाई को ना कह देते होते हैं और माजी इसका गवाह है। दूसरी बात यह है कि जब 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी नवंबर के पहले वीक में, उसमें हमने और आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ खुद वोट देने बावजूद इसके कि ईवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती अराकीन के नंबर पूरे थे। अगर नवाज शरीफ ना भी आते तो मसला नहीं था। फिर अगला काम देखें कि मियां नवाज शरीफ, आपको पता है 2 उनके ऑपरेशन हुए बड़े मेजर। और जब ये आईनी तरामीम मंजूर होने का मामला था, बाद में कानून भी पास हुआ, तो 69 अमेंडमेंट्स थी तकरीबन। 70 दफ़ा, यानी कि पहली दफ़ा करारदाद जब आप पेश करते हैं, मूव करते हैं, उसके वक्त वोटिंग होती है, तो कमोबेश 70 दफ़ा खड़े होना पड़ता है। हर क्लॉज की दफ़ा जो है ना मंजूरी, उसके हक में खड़े होना पड़ता है। ये तो जी वोटिंग का जो प्रोसेस तो है वो नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब 70 दफ़ा खड़े हुए इस 27वीं आईनी तरमीम के लिए हक में 27वीं आईनी तरमीम के हक में नवाज शरीफ साहब 70 दफ़ा खड़े हुए हैं अपनी निशिस्त से, बावजूद इसके कि उन्होंने ऑपरेशन करवाए हुए थे, 2 बड़े मेजर ऑपरेशन करवाए हुए थे। तो उन्होंने इसकी सपोर्ट की, इस आईनी तरमीम की। अब नवाज शरीफ क्यों इसकी मुखालफत करेंगे? मेरा ख्याल में कोई मुखालफत वाली बात ही नहीं है, ना थी ना है। और ये जो तासर था कि मियां नवाज शरीफ खड़े हो गए हैं और वो कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट दोबारा उनके ऊपर वो आ गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है और उनका भाई वज़ीर आज़म है। इस वक्त वो, उनका पूरी फैमिली इक़्तिदार में है। तो वो क्यों आएंगे? तो वो नहीं आया। अब असल मामला क्या था, ताख़ीर क्यों हुई? ताख़ीर फ़खर 2 उसमें मुझे पता चली बातें कि आपको पता है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उसका ओहदा ख़त्म कर दिया गया। और फिर एक कमांडर होता था, स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीजन एक होती थी, उसका सरबरा SPD का एक सरबरा होता था। और SPD के भी आपको पता है हमारे आलमी मुआहदे हैं IAEA के साथ, पता है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ, और भी बहुत सारे मुल्कों के साथ, इदारों के साथ हमारी एक कॉरस्पॉन्डेंस है। उस कॉरस्पॉन्डेंस को नए कानून के मुताबिक करने के लिए और उन लोगों को बताने के लिए एक पूरा होमवर्क होता है, रूल्स नए बनते हैं। तो ये जो ताख़ीर थी बेसिकली ये इसलिए की गई, सिविलियन साइड से नहीं थी, ये सिविलियन साइड से नहीं थी, ये बिल्कुल ये उधर काम किया जा रहा था। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने भी, जो मिलिट्री है, उन्होंने भी पहले अपने रूल्स नहीं बनाए, क्योंकि शायद ये अगली बात मेरे पास मालूमात है, शायद उनको भी ज़हन में हो कि अगर हम
पहले रूल्स बनाना शुरू कर देंगे, पहले कमांड को छेड़ना शुरू कर देंगे, एक्टिविटी लीगल कार्रवाई शुरू कर देंगे, तो वो बात लीक हो जाएगी। और बात जब लीक होती है तो बात का बतंगड़ बन जाता है, फिर वो आईनी तरमीम शायद ना हो। तो उन्होंने भी डिपेंड किया कि जी पहले आईनी तरमीम हो, उन्होंने गवर्नमेंट को भेजा, आईनी तरमीम करवाई और फिर उन्होंने होमवर्क किया। तो अभी आपको पता है सारा मसला हल हो गया, जो प्रोसेस है सारा वो कर लिया। अभी एक कमांड की जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के लिए एक समरी जो है वो नहीं प्राइम मिनिस्टर से तकरीब होगी अब, अच्छा जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो अच्छा ये तकरीब जीएचक्यू में होगी या ऐवान सदर में होगी? मेरे इल्म में नहीं है ये कहाँ होगी, मेरे ख्याल में शायद पिंडी में ये होगी। लॉ मिनिस्टर से आज सवाल भी पूछा है किसी सहाफ़ी ने, लेकिन उन्होंने इसका क्लियर कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में शायद पिंडी में हो, क्योंकि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है टेक्निकली तो आर्मी चीफ ही है ना। आर्मी चीफ को आपने एयरफोर्स का और नेवी का भी सरबराह लगा दिया है। तो ये मेरे ख्याल में शायद पिंडी में ही रखेंगे। और इसमें एक और भी बात है कि जो ज़हीर बाबर सिद्धू जो है उनको भी मार्च 2026 से एक्सटेंशन दे दी है 2 साल की मजीद, यानी उनकी जो मुद्दे मुलाजमत है उनकी टेक्निकली ये तीसरी एक्सटेंशन बन जाएगी ना, कि पहले उनकी एक एक्सटेंशन थी फिर दूसरी थी, टेक्निकली वो तीसरी। तो मार्च 26 तक वो थे। 2024 में इनको दी गई थी ना दूसरी बार जो एक्सटेंशन थी, और उसके बाद ये अब 26 में जब कंप्लीट होगी, मार्च 26 में इन्होंने रिटायर हो जाना था। तो अब उनकी भी मुद्दे मुलाजमत में तोसी कर दी गई है, यानी कि वो आगे चले जाएंगे 2028 तक, वो 28 तक। और गालबन अगर एयर चीफ की है तो नेवल चीफ की इसका मतलब है नहीं की गई, तो नेवल चीफ जो है वो अपनी मुद्दत के मुताबिक वो रिटायर होंगे। लेकिन अब ये जो सारी कार्रवाई है इसका जो असर है ये पड़ेगा ना कि 30 में कौन कौन से लोग सीनियर आते हैं जिन्होंने तैनात होना है, तो ये इसका असर उसके ऊपर पड़ेगा। ये जो तैनाती है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, तो उसका असर उस तक पहुंचेगा। क्योंकि शायद ये जो मौजूदा अभी जो है ना, इवन जो मेजर जनरल्स की लॉट, शायद उसमें से आगे प्रमोशन शायद 1-2 साल बाद जब होगी, तो उसके बाद ही 30 वाले जो है वो उसमें होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि 30 वाला तो एक बहुत ही लंबा पड़ा है मामला, वो अभी अननोन ही है कि कौन होगा। जी 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 हाँ। और पता नहीं कब लगता है 30 वाला लगता है, पहले लगता है, बाद में लगता है, पता नहीं। हाँ, ये तो एक बहुत एक पता नहीं। तो मतलब वो जो झगड़ा, वो चाय की प्याली में तूफान झगड़ा सोशल मीडिया पे कायम किया गया था, सहाफियों ने वो पैदा किया था, और यूट्यूबर्स ने कायम किया था, जिनको हालात का सही पता नहीं था, पूरी पिक्चर नहीं थी, और वो एक छोटी सी मालूमात जो अभी आए उसके ऊपर फौरी तबसरा कर देंगे, वो पूरी पिक्चर नहीं देखेंगे। बाद में आएगी पूरी पिक्चर तो वो उनको पता लगेगा, तो वो फिर अपनी राय चेंज करेंगे। तो एक्चुअल बात ये तो मतलब ये मामला अब यूट्यूबर्स का जो है ना वो कंटेंट अब कल से ख़त्म हो गया है। नहीं वो फिर नया कोई चला लेंगे। अच्छा, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं। चलिए शाह जी, मेरा ख्याल है ये तो अब मामला और ये जो था ये हल हो ही गया है और ऐवान सदर से भी मंजूर हो जाएगा, तो ये कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ 2 बच्चियों का यहाँ पे इस्लामाबाद में, उसके हवाले से ज़रा बताएं कि उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी फ़ैमिली की। और फ़खर, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की मीडिया ने या पाकिस्तान की मीडिया ने इस सारे मामले के ऊपर कोई इतना आइडियल रोल प्ले नहीं किया। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला आया है, दुनिया में भी है, कि हम नौ उम्र बच्चों को गाड़ी की चाबियाँ दे देते हैं, या बाज़ औक़ात वो बच्चे माँ बाप के गैर मौजूदगी में या उनसे छुप के वो गाड़ियाँ ले जाते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो एक्सीडेंट शाहराहों पे करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता है, लोग मारे जाते हैं, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। आपको पता है कराची में एक हुआ था वाक़या जिसका बड़ा एक शोर मचा था, फिर वो दियत के ऊपर मामला चला गया। इसी तरह और मुतअद्दिद वाक़यात हैं। 2 दिसंबर 2025 की शब इस्लामाबाद का पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स यहाँ पर एक ड्रामा हो रहा था, और ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा थिएटर ड्रामा, ये सियाचिन इसका नाम था। और आपको पता है वो बड़े मारूफ हमारे कराची के लिखारी हैं अनवर मकसूद, ये ड्रामा उनका ड्रामा था बेसिकली। अच्छा, तो इस ड्रामे की जो इवेंट मैनेजमेंट है या प्रोडक्शन है, वो गालबन इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी, एक कॉपी कैट नाम का कोई एक अदारा है, प्रोडक्शन कंपनी है, मैं गलत नाम ना लूँ इसलिए, एक प्रोडक्शन कंपनी के साथ इनका मामला था।
और ये वही प्रोडक्शन कंपनी है जिसके साथ सजाद अली ने भी पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक कॉन्सर्ट भी किया था। अच्छा। इस कंपनी में गुज़श्ता कुछ अरसे से 2 नौजवान बच्चियां काम कर रही थी। एक ने गालिबन इंटर किया हुआ था, ताबिंदा बतूल उसका नाम है, मैं उनके घर गया हूँ, और दूसरी समरीन है। ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स वगैरह कर रही थी। ये दोनों बहनें नहीं, ये दोनों दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं, क्योंकि पहले इंप्रेशन यही था कि बहनें हैं। नहीं, बहनें नहीं, ये दोनों दोस्त हैं और बड़ी करीबी दोस्त हैं। करीबी कुर्बत आप देखें ना कि वो फिरती भी इकट्ठी थी और जो उनके साथ हुआ वो भी इकट्ठा हुआ। ये दोनों अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करती थी। अच्छा। जो तनख्वाह इनको मिलती थी ये अपने वालदैन को देती थी। जो समरीन है उनके भाई एल्यूमिनियम का काम करते हैं, और जो ताबिंदा बतूल है इनके वालिद साहब यहाँ पर एक वजारत में नायब कासद हैं। ज़ाहिर है नायब कासद की जितनी सैलरी होती है, एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक भरम होता है, एक मिडिल क्लास का, हम सब मिडिल क्लास का एक भरम होता है, तो वो इनको सपोर्ट भी करती थी। अब फ़खर उस रात को जब ड्रामा मुकम्मल हुआ तो इन बच्चियों ने इन्वेंट्री बनाई। ये जो ताबिंदा है इन्होंने इन्वेंट्री बनाई, वो जितना भी सामान था उस सब की लिस्टें बनाई। फिर अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ, एक होता है ना जाते वक्त हंसी मजाक, कि आपने ये नहीं किया, हमने पानी पीना है, हम ये बॉटल्स लेके जा रही हैं, तो कोई कहता है जी आपको ये बॉटल्स नहीं लेके जानी चाहिए, तस्वीरें बनती हैं वहाँ पर। तो ये बच्चियाँ दोनों पिंडी जा रही हैं। ये जो बच्ची ताबिंदा है, बतूल है, ये रहती तो G9 में के वालिद का घर है, लेकिन इनकी एक खाला जो है वो रावलपिंडी में रहती हैं, और जो समरीन है ये ऑलरेडी रावलपिंडी में रहती हैं। तो दोनों एक स्कूटी पे आते हैं। जो स्कूटी है काले रंग की स्कूटी है। ये स्कूटी समरीन के भाई ने बड़ी मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करके, कि मेरी जो बहन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मोहताज ना रहे, वो धक्के खाती है, वो मैं उसको दूं। अच्छा, और देखें समरीन जो है प्रॉपरली स्कूटी चला नहीं सकती। स्कूटी कौन चलाती है? ताबिंदा। दोनों दोस्तें। अब समरीन का जो भाई है वो इस्लामाबाद में खन्ना पुल के इलाके में वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बहनें, रात ताख़ीर हो गई है, 1-1:30 बज रहा है, वो आएंगी और मैं वो उनको उधर से लेने आ रहा है। तो वो टेलीफोन कॉल करता है कि अभी आई नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, या मैं आगे आ जाता हूँ। तो पुलिस वाले एक एहलकार हैं वो उठाते हैं, कहते हैं जी आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा मैं भाई हूँ, मेरी बहन है। उसका तो एक्सीडेंट हो गया रात को 1:30 बजे, 1:30 पे ये एक्सीडेंट हुआ। तो उसके 10-1 मिनट बाद 1:45 के करीब, 10-15 मिनट के बाद, तो वो कहते हैं कि जी आप फौरी तौर पे पिम्स हॉस्पिटल आ जाएं। पिम्स हॉस्पिटल ये ले जाते हैं वहाँ पर। ये एक्सीडेंट ये हुआ कि ये बच्चियाँ PNCA से जब काम कंप्लीट करके चली, तो ये मैरियट वाली रोड है, ये शाराए दस्तूर के ऊपर चढ़ती है। और मैं तो कहता हूँ ये खूनी चौक है। आपको पता है JUIF के एक पार्लियामेंटेरियन भी यहाँ पे मारे गए। तो ये जो ही लेफ्ट हुई है तो D चौक साइड से एक V8 गाड़ी वो आ रही थी, जिसे अबू जर नामी एक नौउम्र लड़का, गालबन 15-16 साल उसकी एज है, वो चला रहा था रात के 1:30 बजे, और उसने इतनी जोर से हिट किया। वो तो चौक में इतनी स्पीड मार ही नहीं सकते वैसे। नहीं मार सकते, चौक तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन फिर भी आप क्यों स्पीड अप कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि आपको गाड़ी लेने का हक नहीं, आपने गाड़ी ली, आपने उनको, वो हिट हो गई बच्चियां, और इतनी ज़ोर से हिट हुई हैं फ़खर कि उनकी मौके पे डेथ हो गई। इतनी ज़ोर से हिट हुई। जो स्कूटी उनकी है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। ये स्क्रीन पे आप देख लें, स्कूटी बिल्कुल तबाह हो गई है। तो थाने में कोई V8 गाड़ी खड़ी हुई नज़र नहीं आई, पता नहीं किधर गई जो गाड़ी थी। अच्छा, ये जो अबू ज़र लड़का है ये एक जज साहब का बेटा है, आसफ रैकी जज साहब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात है, मुअज़्ज़ज़ जज हैं, कोई नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन ज़ाहिर है उनका बच्चा है। और जज साहब को भी इस बात का ज़ाहिर दुख होगा, वालदैन को दुख होता है, बच्चा अगर किसी मुसीबत में फंस जाए या उससे कोई गलती हो जाए। फ़खर आगे क्या होता है कि बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि अगले दिन सारा जो क्राइम सीन है वो साफ़ हो गया,
पुलिस ने खैर अच्छा काम किया, इस्लामाबाद पुलिस ने पर्चा काटा, पर्चा काट के थाना सेक्रेटेरिएट में पर्चा काटा, पर्चा काट के उस लड़के को हिरासत में ले लिया। ठीक है, जज साहब थाने में पहुंच गए, ज़ाहिर बेटा था, और गालबन मेरी इतलात के मुताबिक जो उनके साथी जजेज़ हैं वो भी सॉलिडरिटी के लिए उनके साथ आए। अब फ़ख्र सूरत हाल ये है कि दोनों बच्चियों के घर में एक सोग है। एक बच्ची के घर वाले तो बात ही नहीं कर रहे, गुरेज कर रहे हैं बात करने से। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी, जुल्म हुआ है उनके साथ, ज़्यादती हुई है। जज साहब जो हैं, जज साहब ने दोनों फैमिलीज़ के साथ रब्ता किया है। एक फैमिली के जो सरबराह हैं उन्होंने ग़ुलाम मेहदी साहब, स्कर्दू से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई हैं वो मेरे ख्याल में उनके वालिद की ज़ुबानी सुन लेते हैं कि उनकी बेटी के ख्वाब क्या थे, उन्हें कब कैसे पता लगा, और फिर जज साहब ने उनसे क्या रब्ता किया और क्या कहा, तो मेरे ख्याल में वो सुन लेते। सुनाए जी क्या ग़ुलाम मेहदी साहब कह रहे हैं। आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, कैसे इत्तला मिली और कैसे पता लगा कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है? सर मुझे कोई तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब एक अननोन नंबर से कॉल आई और मैंने उसे रिसीव किया और मुझे पूछा गया कि जी ताबिंदा बतूल आपकी क्या लगती हैं। मैंने कहा जी मेरी बेटी है, और उन्होंने कहा जी इसका एक्सीडेंट हुआ है और पेम्स इमरजेंसी में है और सीरियस कंडीशन में आप यहाँ तशरीफ़ लें। मैं यहाँ से उठा हूँ, अपनी मिसेज और बड़ी बेटी को और बेटे को साथ लेकर वहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन वहाँ जब पहुँचा हूँ और मेरी बेटी जिस हालत में वहाँ स्टेशन पे पड़ी भी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और दोनों बच्चियों का खून वहाँ पर फर्श पे इस तरह बिखरा पड़ा हुआ था कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा आया और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता। ये बताएं कि आपकी जो बच्ची है आपसे वालिद हैं, आपसे अपनी ख्वाहिशें भी शेयर करती होगी, अपने ख्वाब भी शेयर करती होगी। एक तो तालीम उसकी बताएं कितनी है, और ये बताएं कि वो क्या करना चाहती थी। मेरी बेटी ने जी 2nd ईयर किया था, उसके बाद उसने तालीम छोड़ दी थी। उसका एक अपना ड्रीम था, वो मेरा राइट हैंड थी, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा था। ठीक है, उसने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया और बेटों की तरह मेरे साथ सपोर्ट किया, और मैं इतना बड़ा मेरा लॉस है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा राइट हैंड जो है ना वो इस दुनिया से चला गया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो कितने अरसे से जॉब कर रही थी वो? सर वो तकरीबन कोई काफ़ी अरसे से इनके साथ PNCA में उनके साथ काम कर रही थी, मैनेजमेंट का, इवेंट मैनेजमेंट का, तो काफ़ी अरसे से उनके साथ मुंसलिक है। सर ये बताइए कि इस वाक़े में एक जज साहब के बच्चे का जिक्र आया, किसी ने आपसे कोई रब्ता किया है? जी सर, हमारे पास जज साहब के अजीज़ भी आए, जज साहब भी आए, उन्होंने हमसे रब्ता किया है, और जज साहब ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यार मेरे बच्चे की गलती है, मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है, मैं आपके गम में शरीक होने के लिए आया हूँ, आपके साथ ताज़ियत करने के लिए आया हूँ, और उन्होंने हमसे आगे ताज़ियत की है। तो उन्होंने कोई दियत के लिए भी कुछ कहा है आप? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जी इंशाल्लाह आपके साथ हर किस्म का तावन करेंगे। वेलकम बैक। तो ये ग़ुलाम मेहदी साहब की गुफ्तगू तकलीफ़ में है। ये जो बच्ची है ताबिंदा बतूल, इसके बहन भाई वो बड़े उदास हैं। अब मुझे फ़ख्र लग ये रहा है कि जज साहब ने इनसे भी रब्ता कर लिया और गालबन उनसे भी रब्ता कर लिया, तो ये मामला दियत की तरफ चला जाएगा। ये मेरी असेसमेंट है, और दियत की तरफ अगर चला जाएगा मामला तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हम दियत के कानून को यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन मसला तो बदस्तूर ऐसा ही है कि नौउम्र बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं। पता नहीं इसका हल क्या है, मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि इसका हल कुछ सोचा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से जो सिलसिला शुरू किया है ना, कि जो एक तो नौउम्र बच्चे हैं उनको बंद करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ पर्चा इस तरह वो भी उनका करियर का एक बड़ा वो होता है। तो जब तक कानून की जो है ना सख्ती से उसके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं होगी, मेरा ख्याल है कि ये मामला नहीं होगा।
और ये एक जो पंजाब हुकूमत की तरफ से किया गया है, शायद ये इसी तरह का ही इसका सलूशन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये कि जो एक पर्चा दर्ज करके फौरी बच्चे को वो कर लेते हैं, उसमें थोड़ी बहुत वो होनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बड़ी ही ये तकलीफ दे सूरत हाल है। मेरे ख्याल में इस पर डिलिब्रेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल पार्लियामेंट को इस पे कानून साजी को करनी चाहिए कि ऐसी सूरत में क्या अडॉप्ट किया जाए और इसकी बेखनी कैसी की जाए कि ये इसको कैसे रोका जाए। बिल्कुल तो फ़ख्र ये बड़ी तकलीफ दे कहानी। मैं ऑनेस्टली आप उन बच्चियों के कितने ख्वाब होंगे, सही बात। और जो फैमिलीज़ को वो रन कर रही थी, उनके कलीग्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके दोस्त अहबाब, वो सब जो है शैटर हो गए। बिल्कुल तो खुदा उनको गरीके रहमत करे। मैं तो फिर फ़ख्र यही कहूँगा। तो यही है फ़ख्र। बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे हमसे रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।